नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आधारशिला आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोनों टॉपिक मैंने ऊपर जो लिखे हुए यही दो टॉपिक हैं, इन पर अपन चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या। चलिए, तो पहला जो टॉपिक मैंने लिखा है वो है निधि। निधि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में अध्ययन करते हैं कि फंड्स, तो निधि जो है जिसमें हमको मुख्य रूप से चर्चा जो करनी है निधियों में, तो तीन प्रकार की निधियां हैं। भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिकता निधि। ठीक, तो पहले देखेंगे भारत की संचित निधि। इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसका उल्लेख आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 266 266 में किया गया है। इसी प्रकार लोक लेखा समिति जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, इसका भी उल्लेख संविधान के आर्टिकल 266 में किया गया है। समझते हैं कि भारत की संचित निधि जो है, यह कंसोलिडेटेड फंड, ये होता क्या है। तो देखिए, भारत सरकार की जितनी भी राजस्व प्राप्तियां हैं, इसके अतिरिक्त और भी जो प्राप्तियां हैं भारत सरकार की, प्राप्तियां कहने का मतलब कि भारत सरकार ने किसी अन्य देश की सरकार को, राज्य सरकारों को जो ऋण दिया है, वो ऋण जब वापस आ रहा है तो वो सारी धनराशि जिस निधि में जमा की जाती है वही होती है संचित निधि। ठीक, इसके अतिरिक्त बहुत से संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, सुप्रीम कोर्ट्स के न्यायाधीश, इन सभी के वेतन भत्ते भी जो हैं, ये सब वेतन भत्ते संचित निधि पर ही निर्भर होते हैं। और इस प्रकार के व्यय, यानी कि इन जो वेतन भत्ते जो दिए जा रहे हैं, इस प्रकार के जो व्यय हैं, ये संचित निधि पर भारित व्यय कहलाते हैं। और संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। ठीक, संचित निधि से कोई राशि केवल विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाली जा सकती है। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी संचित निधि। भारत सरकार की सारी प्राप्तियां जहां पे होती हैं वो संचित निधि। अगला देखते हैं अपन पब्लिक अकाउंट्स फंड, लोक लेखा निधि। इसमें क्या है, तो संचित निधि के अतिरिक्त जितनी भी राशियां जमा की जाती हैं वो आती हैं लोक लेखा निधि। अब ये लोक लेखा निधि संचित निधि के अतिरिक्त समझिएगा ऐसे कि जैसे हम लोग जो बैंक्स में जमा कर रहे हैं, है ना, किसान विकास पत्र ले रहे हैं, एफडी करा रहे हैं, सेविंग अकाउंट्स में जो रखे हैं, वो सारी राशियां जो हैं उनसे मिलके बनती है ये लोक लेखा निधि। ठीक, समझ गए। कुल मिला के ये जो सरकार की संचित निधि जो है, इसमें ऐसी राशियां हैं जिसको सरकार को लौटाना नहीं है, सरकार की लायबिलिटीज में नहीं है। वो राजस्व से प्राप्त हो गया है, शुल्क से प्राप्त हो गया है, आयकर से प्राप्त हो गया है, वो सरकार की आय है ना, जो राजस्व ले रही है, जो विभिन्न प्रकार के टैक्स दे रही है, शुल्क ले रही है, फीस ले रही है, ये सब सरकार की है, लौटाना नहीं है उसको। लेकिन लोक लेखा निधि में लौटाना है ना। हम लोगों ने जो एफडी कराई है, या 10 साल की एफडी कराए हैं, तो 10 साल बाद वापस भी तो आएंगे ना लेने के लिए। इसी प्रकार सेविंग अकाउंट्स में जो जमा है उससे बार बार अपन निकालते रहते हैं ना। तो जो लोक लेखा निधि वाले जो फंड है, ये कुल मिला के सरकार की लायबिलिटीज में है, मतलब वो लौटाना है। अभी तो उसके पास उपलब्ध है लेकिन उसको लौटाना है। ठीक, तो ये हो जाएगी लोक लेखा निधि। अच्छा, देखिए, भारत की संचित निधि से जब कोई राशि निकाली जाएगी तो विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाली जाएगी। विनियोग विधेयक कहने का मतलब यह है कि इसमें संसद की अनुमति अनिवार्य है। जबकि लोक लेखा निधि से सरकार अगर कोई धन निकालना चाहती है तो इसमें संसद की अनुमति अनिवार्य नहीं है, मतलब संसद के बिना अनुमति के ही लोक लेखा निधि से निकाल लेगी, हमारा जो धन है वो निकाल लेगी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक, इसके पीछे ये लॉजिक है कि हमारा धन है तो वो तो लौटाना ही है ना, हमको पता है, तो इसलिए उसमें कोई संसद की अनुमति नहीं है, वो निकाल ले, लौटाएगी है ही जनता, नहीं तो फिर सड़क पे आ जाएगी, रोड पे आ जाएगी। समझ रहे हैं, ये है। और अंतिम में है आकस्मिकता निधि। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 267 267 में किया गया है। आकस्मिकता निधि जो है ये राष्ट्रपति के अंडर में रहती है, और जैसा कि इसका नाम है आकस्मिकता निधि, यानी सरकार को मान लीजिए कोई आकस्मिक रूप से कोई ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी कोई घटना हो गई कि उसको धन की जरूरत पड़ गई अलग से, तब क्या होगा, तब राष्ट्रपति इस निधि में से कुछ धनराशि मतलब जितनी सरकार को जरूरत है उतनी वो सरकार को दे देगा। ठीक है, या ग्रांट कर देगा और सरकार उसका यूज कर लेगी। बाद में उस राशि को संसद से पारित कराना होगा, यानी कि वो जो अनुदान दिया गया है आकस्मिकता निधि से, उसको संसद से पारित कराना होगा। बाद में क्यों, बाद में इसलिए क्योंकि आकस्मिकता निधि, आकस्मिक जरूरत पड़ी, तो आकस्मिक जरूरत पड़ी है तो उसी समय आप बोलोगे कि संसद में मतदान कराओ, तो समय लग जाएगा, और जरूरत अभी है तो पहले दे दी जाती है राशि, ग्रांट कर दी जाती है, फिर मतदान
बाद में करा लिया जाता है। ठीक, तो ये हो गई आकस्मिकता निधि। अब देखते हैं हम लोग संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक, तो संसदीय समितियों की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, संसद के पास बहुत सारे कार्य हैं, न केवल उनको कानून विधान बनाना है, विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी, विभिन्न मुद्दों पे विचार विमर्श करना है ना। तो कई बार कई विधेयक होते हैं, कई ऐसे मामले होते हैं, कई ऐसे मामले क्या, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, तो उन पे गहन विचार विमर्श की जरूरत होती है। अब संसद के सत्र तो 3 ही हैं, उसमें सभी विषयों पर गहन विचार विमर्श करना मुश्किल है। तो इन विषयों पर गहन विचार विमर्श के लिए संसद में कुछ समितियां गठित कर दी जाती हैं, यही होती हैं संसदीय समितियां। ठीक, अब संसदीय समितियां 2 प्रकार की होंगी, एक तो होगी स्थायी समिति जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरी होती है अस्थायी कमेटी, अस्थायी समिति। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एडहॉक कमेटी। एडहॉक सुने ही होंगे कि एडहॉक में लग गया है, वहां पढ़ाने के लिए कॉलेज में लग गए हैं, वही वाला एडहॉक है। ठीक, अस्थायी, इसको एक और नाम है हिंदी में तदर्थ समिति भी कहा जाता है इसी को, अस्थायी को। ठीक है, अब स्थायी समिति का मतलब क्या है? स्थायी समिति का मतलब कि ऐसी समितियां जो संसद में या सदन में निरंतर कार्य करती रहती हैं और जिनका प्रत्येक वर्ष गठन होता है। तो निरंतर ही कार्य कर रही हैं, इस वर्ष गठन हुआ, फिर जैसी विघटित होने से पहले अगली गठित कर दी जाएगी और अगली गठित हो जाएगी, तो पहली वाली विघटित हो जाएगी, मतलब ये निरंतर कार्य कर रही है। इसीलिए इसको स्थायी समिति कहा जाता है कि निरंतर कार्य करती है, प्रत्येक वर्ष इनका गठन किया जाता है। और अस्थायी समिति किसी मामले की, किसी घटना की जांच के लिए समय समय पर गठित की जाएंगी, और जैसे ही उस घटना की, मामले की जांच हो जाएगी, विचार विमर्श समिति कर लेगी, अपनी रिपोर्ट दे देगी, वैसे ही ये समितियां स्वयं ही विघटित हो जाती हैं। इसीलिए इनको अस्थायी समिति कहा जाता है। ठीक, अब चलते हैं स्थायी समिति। तो स्थायी समिति के 3 प्रकार हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। नंबर 1 पे है लोक लेखा समिति, इसको बोला जाता है इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। देखिए, लोक लेखा समिति जो होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट की समीक्षा। ठीक, ये इसका मुख्य कार्य है। तो कैग किस पे रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट पे? कैग जो भारत सरकार के लेखा परीक्षण करता है और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच करती है, उसकी समीक्षा करती है। समझ गए? भारत सरकार के लेखों की जांच कौन करता है? कैग करता है, और जो रिपोर्ट देता है उसकी जांच ये करती है लोक लेखा समिति। यानी कुल मिला के लोक लेखा समिति जो है वो भारत सरकार के लेखों की जांच कर रही है। लेखों मतलब अकाउंट्स की जांच कर रही है। ठीक, अब चूंकि अकाउंट्स की जांच जब करती है, ये कैग भी जो रिपोर्ट देता है, तो वो खर्च होने के बाद जो भारत सरकार ने खर्च कर दिया है उसके बाद वो उसकी जांच करता है कि ये जो खर्च किए गए ये सही ढंग से किए गए, मितव्ययितापूर्ण किए गए या नहीं किए गए, या अनाप शनाप खर्च कर दिए, या फिर खर्च की जरूरत ही नहीं थी बिल्कुल भी तब भी कर दिए गए, लेकिन अब तो खर्च हो चुका है। तो अब क्या है कहने का मतलब, अब तो वो मर चुका है। अब आप बताते रहो कि कौन सी दवाई पिलाते तो बच जाते, कौन सा क्या होता तो क्या हो जाता। यानी कर क्या रहा है, ये व्यक्ति के मरने के बाद जांच कर रहा है ना। खर्च होने के बाद पैसा खर्च हो गया, अब आप बताते रहो कि अनाप शनाप खर्च हो गया, ये तो आपने फिजूल खर्च कर दिया, अब तो खर्च हो गया ना। इसीलिए कैग, ये जो लोक लेखा समिति है, इसको पोस्टमार्टम कमेटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यय होने के बाद खर्चों की जांच करती है। ठीक, अब देखिए लोक लेखा समिति, इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 लिए जाते हैं लोकसभा से, और बचे कितने? 7 ये लिए जाएंगे राज्यसभा से। इन 22 का निर्वाचन होता है। निर्वाचन की पद्धति कौन सी है? वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत द्वारा ये चुने जाते हैं। दोनों सदनों से चुने जा रहे हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, इनका अध्यक्ष जो होता है पारंपरिक रूप से, परंपरा के रूप में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। ठीक है, इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। कार्यकाल 1 वर्ष, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बताया था स्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष गठित की जाती हैं, तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष।
ठीक, ये हो गई लोक लेखा समिति। अब देखते हैं हम लोग प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टिमेट कमेटी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि सरकार द्वारा जो बजट अनुमान है, ठीक है, तो बजट अनुमान की समीक्षा करना या बजट अनुमान के खर्चों की समीक्षा करना। यानी सरकार ने जो बजट लाया, बजट में बहुत सारी सरकार बहुत सारे अनुदान की मांग करती है ना, कि बहुत सारी योजनाएं हैं बजट में, तो उन सब के लिए पैसा लगेगा। तो पैसे कहाँ से आएंगे? अनुदान के माध्यम से सरकार मांगती है। तो वो जो पैसे सरकार मांग रही है वो सही मांग रही है या गलत मांग रही है ना, फिजूल खर्च तो नहीं है, इसकी जांच प्राक्कलन समिति करती है। ठीक, तो मैं लिख देता हूं, बजट खर्चों की समीक्षा करती है। लेकिन कब करती है? जब बजट जो है वो पारित हो गया हो, यानी अनुदान की मांग जो की गई थी पैसे की, वो तो संसद ने स्वीकृत कर ली है, तो सरकार करेगी ही करेगी उतना खर्च। तो इसका भी कार्य क्या है कि मतलब जो खर्च, जो पैसे मांग रहे थे वो पैसे सरकार को मिल गए। मिलने से पहले करते तो अपन उनको नहीं देते, कुछ कम कर लेते, लेकिन अब तो सरकार को पैसे वो मिल गए। तो जब पैसे मिल गए उसके बाद ये जांच कर रही है कि पैसे सही मिले या नहीं मिले। तो इसीलिए प्राक्कलन समिति के कार्य को भी कहा जाता है क्या? पोस्टमार्टम के जैसा है, इसलिए इसको भी पोस्टमार्टम कमेटी कह दिया जाता है। और चूंकि ये दोनों ही पोस्टमार्टम कमेटियां टाइप की हैं, इसीलिए दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक, लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 लोकसभा से ही होते हैं। इसमें भी वही निर्वाचन की पद्धति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इनका जो अध्यक्ष होता है, ठीक, ये कौन होगा? ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा, लेकिन किससे? सत्ताधारी दल से ही चुना जाएगा। कार्यकाल इनका भी 1 वर्ष ही है, प्रत्येक वर्ष गठित होती हैं, तो 1 वर्ष इनका कार्यकाल है। और फिर ये है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो सार्वजनिक उपक्रम, जैसा कि नाम है इसका, नाम इसका इंग्लिश में क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज। इसका काम सरकारी उपक्रमों के लेखों की, सरकारी उपक्रमों के जो लेखे हैं, लेखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। तो सरकारी जो उपक्रम हैं उनके अकाउंट्स के, उनकी रिपोर्ट्स की जांच करती है, और उन पर, यानी कि सरकारी उपक्रमों के रिपोर्ट्स और अकाउंट्स पर जो कैग की रिपोर्ट होती है उनकी भी ये समिति जांच करती है। ठीक, सदस्य इसके 22, वही 15 + 7 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। चुनाव की प्रणाली वही है जो इधर थी, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कार्यकाल इनका भी 1 वर्ष है। इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गई सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक, अब चलते हैं अस्थायी समिति। बता ही दिया हूं, एडहॉक कमेटी। इसमें क्या बताया था कि समय समय पर किसी घटना की या किसी घोटाले की, किसी मामले की जांच के लिए समय समय पर गठित की जाएंगी। जब जांच कंप्लीट हो जाएगी तो स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, इसीलिए ये अस्थायी समिति कहलाती हैं। 2 प्रकार की हो सकती हैं, जांच समिति या सलाहकार समिति। ठीक, अब जांच समिति किसी विशिष्ट मामले, ठीक है, किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए गठित समिति, जैसे कोई घोटाला हो गया है ना, तो उसकी जांच के लिए समिति गठित की जाएगी, तो जांच समिति के अंतर्गत आएगी। और सलाहकार समिति, जब संसद में कोई विचाराधीन विधेयक है तो उस विधेयक की समीक्षा के लिए जो समितियां गठित की जाती हैं वो आती हैं सलाहकार समितियों के अंतर्गत। जैसे प्रवर समिति, जो किसी सदन की एक समिति होगी, तो वो क्या करेगी? विचाराधीन कोई विधेयक है उसके प्रबंधों पर विचार विमर्श करने के लिए, गहनता से विचार विमर्श करने के लिए गठित समिति, ये हो जाएगी सलाहकार समिति। तो ये दोनों टॉपिक हो गए आपके कंप्लीट।